बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। आपको वेलकम करते हैं अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे एंड हैप्पी मंडे। एक और हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है। इस खुशी के साथ आगाज़ करते हैं कि आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह, बिकॉज वी आर चूजिंग हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। मेरा नाम आयशा यूसुफ, मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी मंडे। आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आयशा, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा है? मेरा वीकेंड घर पे गुजरा। घर पे गुजरा है। घर पे भी वैसे कभी कभी बंदा अच्छा टाइम गुजार लेता है। अकेले लेजर टाइम मैंने गुजारा है। इट वाज अ क्वालिटी टाइम विद माई सेल्फ। ये मैं बता दूं, ये बड़ा अच्छा, अपने आप के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कैसा गुजरा? मेरा अच्छा गुजरा है। कुछ कभी एक तरफ कभी दूसरी, तो एक दिन मैंने कहीं गुजारा, दूसरा दिन कहीं गुजारा, लेकिन बहरहाल अच्छा गुजर गया। लेकिन आज के दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज 7 जुलाई है और आपको पता है कि आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है। ओह, आज चॉकलेट का दिन है, तो कहाँ है? फिर एक दूसरे को तोहफा भी देना चाहिए ना। चॉकलेट कहाँ है मेरी चॉकलेट? शो के बाद देती हूँ ना आयशा। अभी देना चाहिए था ना, जिस टाइम पे आपने सोचा था कि आप बताएंगी चॉकलेट के बारे में। प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं, अब मैंने माफ नहीं किया। आयशा, मुझे माफ कर दें क्योंकि आज फॉरगिवनेस डे भी है, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। तो मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ। आई होप आपने मुझे माफ कर दिया होगा चॉकलेट ना लाने पे। जब माफ तो मैं नहीं करती, थोड़ा जब तक आप मुझे चॉकलेट नहीं देंगी ना तब तक मैं माफ नहीं करूंगी, चाहे आज वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे है या नहीं है। दिल बड़ा करें आयशा, दिल बड़ा कर लेते हैं हम, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जेब में से पैसे निकालें, अपना दिल बड़ा करें और मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। ठीक है जी जनाब, आज चॉकलेट का दिन भी है और फॉरगिवनेस का डे भी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपसे नाराज है आप उससे माफी भी मांग सकते हैं और साथ अपने चॉकलेट भी ले जाएं, उसका दिल थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा। तो ये इस एक मैसेज था, हमने सोचा इसके साथ आगाज कर लेते हैं। अपनी आज की पहली स्टोरी है उसको उस हवाले से, आप फॉरगिवनेस के हवाले से बात करी थी, लेकिन लोग माफ नहीं करेंगे। जो सानहा हो गया है, जो इंतजामिया की तरफ से गफलत हुई है, कोताही जिसको कहा जाए वो गलत नहीं होगा, वहाँ पर लोग माफ़ करने को शायद तैयार ना हो। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ और लियारी में आज एक खतरनाक इमारत गिराई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने यह कहा है कि लियारी में खस्ता हाल 2 इमारतों को फौरी तौर पर गिरा देंगे और डिस्ट्रिक्ट साउथ में 51 इमारतों पर कार्रवाई होगी। जो सानहा हुआ जुम्मे वाले दिन, उसको हम देख रहे हैं। एक तरफ हमने कुछ दिन पहले देखा कि स्वात का जो सानहा हमारी आंखों के सामने, लोग डूबते रहे, लोग अपने प्यारों को जाते हुए देखते रहे लेकिन कुछ नहीं कर सके। लेकिन इसी तरह का वाकया लियारी में भी पेश आता है, जहां पर इंतजामिया के जो इंतजामात हैं उनकी कलई खुल जाती है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात कराची के अंदर हम देखते रहे हैं। तो हबीब जालिब का एक शेर था कि इस शहर खराबी में गमेश के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो कराची शहर में जिंदा रहना जो है ना वो एक लग्जरी बन चुका है। थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। डेफिनेटली आप लोग भी फॉलो कर ही रहे होंगे इस न्यूज़ को। 3 रोज़ कबल ये रिहायशी इमारत जो है गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इस मलबे के नीचे से अभी तक तकरीबन 27 लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं और एक डेफिनेटली सवालिया निशान जो है ना वो पूरे निज़ाम के ऊपर भी छोड़कर चली गई हैं। और ये सवाल नया नहीं है, ये सवाल बहुत पुराना है। इस सवाल के ऊपर हमेशा मिट्टी डाल दी जाती थी, बिल्कुल उसी मलबे की तरह जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हटाया गया और उसके नीचे से ये लाशें निकाली गई हैं। अफसोसनाक वाक़े के अंदर 3 बच्चे, 9 ख़वातीन और 15 मर्द हजरात अभी तक जहाँ भाग हुए हैं, जबकि मुतासरीन की बड़ी तादाद जो है वो जहनी दबाव और जज्बाती कर्ब में मुब्तला हमें दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया भी कह रही है कि लियारी के अंदर तकरीबन 22 इमारतें जो है ना उनको आइडेंटिफाई किया गया जो बहुत ख़तरनाक हैं, जिनमें से सिर्फ चंद हैं जिनको खाली करवा लिया गया। और शहर में नाक़िस तामीरात, रेगुलेशन की इंतज़ामी और इंतज़ामिया की गफलत ने शहरियों की ज़िंदगियों को बड़े ख़तरे में मुब्तला कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या किया जाएगा। क्या दोबारा से मीटिंग्स होंगी? मीटिंग्स के अंदर सिर्फ बातें होंगी और कहने के नाम पर सिर्फ जो है ना हम कह सकते हैं कि लोगों को हटाया जाएगा या उनको OSD बनाया जाएगा। क्या किया जा रहा है? हमारे साथ मौजूद है इस वक्त साजिद आवान, उनकी तरफ चलते हैं। साजिद, फाइनली 50 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन था, मुकम्मल कर लिया गया। एक तो आप पूरा ओवरऑल बता दीजिएगा 2 से 3 दिन के अंदर क्या क्या कुछ हुआ है और अब इंतज़ामिया की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल 50 घंटे से ज़ायद का वक्त था और ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया है और 27 लाशें इस मलबे से निकाली गई हैं, जिसमें 16 मर्द, 9 ख़वातीन और 3 और 2 मासूम बच्चे भी थे, जिनकी लाशें इस मलबे से निकाली गई हैं। 5 मंजिला ये इमारत थी और हर फ्लोर पर जो है वो 2 कमरों के 4 मकानात जो है वो तामीर किए गए थे। 5 मंजिला और 50 साल पुरानी ये इमारत थी जो कि मुनद्दम हुई है, ज़मीन बोस हुई है और उसमें ये कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। यहाँ पर मलबा तो हटा दिया गया है, मलबे से अब इस वक्त जो है वो कीमती सामान जो है वो ज़िलाई हुकूमत के हवाले किया है, जो वर्सा हैं उनके हवाले किया जाएगा। दीगर जो सामान है
वो भी इस वक्त मलबे के नीचे जो है वो मौजूद है, और इस मलबे को जब हटाया जाएगा तो उसमें से जो कीमती सामान निकलता जाएगा वो वर्षा के हवाले किया जाएगा। दूसरा सवाल ये बनता है कि यहाँ पर जो बच गए इस इमारत से, वो जो कह रहे हैं कि मौत आ जाती तो वो ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि इस वक्त उनकी हालत ये है कि उन्हें ना रिहाइश के लिए किसी किस्म की कोई जगह प्रोवाइड की गई है। एक स्कूल में जो है उन्हें रखा गया था जहाँ पर लोड शेडिंग लियारी में बहुत ज़्यादा, और इस इलाके में जहाँ पर ये मुतासरा इमारत है यहाँ की बिजली वैसे ही काट दी गई और गैस भी बंद कर दी गई है। ये जो खबरें आ रही थी साजिद के पहले से बताया गया था, और एक यहाँ पर जो रहने वाले थे उनको बताया गया था कि ये मखदूश इमारत है, गिरने वाली है, तो आपको खाली कर देना चाहिए। तो क्या वाकई में यहाँ पर लोग जो है वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे? थोड़ा ज़रा मैं चाहूँगी ऑपरेशनली अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है इस इमारत के गिरने से पहले वो बता दीजिए। जी देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये वतीरा बन चुका है कि जब भी कोई इमारत गिरती है तो वो उनका एक नोटिस पुराना निकाल के वो दिखाते हैं कि जी हम इनको नोटिस कर चुके हैं। सिर्फ नोटिस से बात नहीं बनती, अगर ये इतनी ख़तरनाक इमारत थी तो इनके मकीनों को फौरी तौर पर यहाँ पर निकालने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से? ये एक सवालिया निशान है कि इतनी ख़तरनाक अगर ये बिल्डिंग हो चुकी थी तो फौरी तौर पर यहाँ से निकालते। और इसके अलावा लियारी में आपकी वजाहत करता चलूँ कि 122 इमारतों की निशानदेही की गई है जो कि इंतहाई ख़तरनाक और मखदूश करार दी गई हैं। उन 122 इमारतों में कई इमारतों में रिहाइश है, और उन रिहाइशियों को कैसे वहाँ से मुंतकिल किया जाएगा, कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, इस हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध की जानिब से आज एक जो है मीटिंग कॉल की गई है और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि उनके मकीनों को मुतबादिल क्या फराहम किया जाएगा। बात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद हम उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले कि इन 122 इमारतों की निशानदेही भी कर ली गई, इंतजामिया की दौड़ें लग गई हैं। जब ऐसा सानहा हो जाता है उसी वक्त इंतजामिया को ख्याल भी आता है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। मज़हर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो हम इसी पॉइंट पर आना चाहेंगे जो सानहा लियारी हुआ है। एक तो इंतज़ामिया तब हरकत में आती है जब कोई सानहा हो जाता है। किसी सानहे का इंतज़ार हम क्यों करते हैं? एक तरफ सानहा स्वात हुआ, फिर वहाँ पर इंतज़ामिया हरकत में आई, अब यहाँ पर ये सानहा हुआ तो अब मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं उनकी निशानदेही की जा रही है। अच्छी बात है, लेकिन ऑल्टरनेट कुछ नहीं दिया जा रहा जो इफेक्ट हुए हैं लोग उनको। देखिए, ये जो मसला है यही हम हमेशा किसी एक हादसे का इंतज़ार करते हैं कोई एक्शन लेने से पहले। ये मामलात आज के नहीं हैं, ये साल के हैं जी। और बुशरा जैदी का 1985 में हादसा हुआ तो फिर हमने ओवरहेड ब्रिज बनाया, यानी हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हादसा हो जाए, कोई लड़की कोई लड़का इस हादसे में हलाक हो जाए तो उसके बाद कोई काम किया जाए। इसी तरीके से अब ये इमारतें, अभी आपके रिपोर्टर जो बता रहे थे 120 इमारतें हैं, ये भी इमारतें जब बन रही थी तो उस वक्त ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले कहाँ सोए हुए थे? यही बिल्कुल मामला हुआ कुछ साल पहले, अगर आपको याद हो, नस्ला टावर का जी। अब जस्टिस गुलजार साहब ने वो सारे लोगों को तो निकाल दिया जो उसमें रिहाइश पजीर थे, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। किसी ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने इसको एनओसी दिया था, जिसने उसको एनओसी दिया था। ये असल मुजरिम है। उनके पीछे कौन लोग हैं ये एक अलग सवाल है, लेकिन कराची के अंदर आपकी 60-70% जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके आप पुराने नक्शे उठा लें, उनके ओरिजिनल नक्शे उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे यहाँ मजाक ये होता है कि हर चंद साल बाद एक कराची का नया मास्टर प्लान बनता है। इनको पता ही नहीं कि मास्टर प्लान जो है वो एक ही ओरिजिनल होता है, उसी में चीज़ों को बेहतर किया जाता है। हम हर चंद साल बाद एक नया मास्टर प्लान ले आते हैं। दरअसल वो एक प्लान होता है कि किस तरीके से शहर को तबाह किया जाए। और ये आज जो कल नबील गबोल साहब को भी मैं सुन रहा हूँ, अब वो कितनी मर्तबा इस इलाके के MNA MPA रहे हैं, जरा वो बताएं। उन्होंने कितनी मर्तबा इस मसले को टेकअप किया, वो बताएं। आज बैठ के एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर को ये कहकर कि मेरा फोन नहीं उठाता, ये काफी नहीं होगा। वो खुद भी जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल के। या उस जैसे जो मुंतखब लोग हैं, लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज से नहीं 1970 से गढ़ है। क्या ये 50 साल में आपने ये लियारी बना के दिया है लियारी वालों को? इस तरीके से चीजें होती हैं।
अब आप जब एक हो गया, 27 लोगों की जानें चली गई, बेशुमार लोग बेरोजगार हो गए, जख्मी हो गए, दरबदर हो गए, तो आपको ख्याल आ रहा है आज वजीर आला हाउस में मीटिंग हो रही है, उसमें गौर किया जाएगा कि इसको किस तरीके से किया जाए। इंतहाई अफसोसनाक। और ये जो आप बात कर रहे हैं नबील गबूल साहब की, जावेद नागौरी साहब भी कुछ ऐसी बात करें कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, सिर्फ ये कह देना तो काफ़ी नहीं है। अच्छा, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी, मुराद अली शाह की जानिब से भी एक कमेटी बनाई गई थी SBCA के ऊपर नज़र रखने के लिए। हालांकि कहा गया था कि बहुत बड़ी तादाद में उनके पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं। उसने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो की कामरान खान साहब ने, वो मैं देख रही थी। उसके अंदर जो जो चीज़ें सामने आई हैं उनके ऊपर अमल दरामद तो नहीं किया गया कि एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिली है 2020 से 2024 तक जो कि उस प्लान के मुताबिक, या तो जिसका परमिट लिया गया हो या जो प्लान के मुताबिक बनी हो। तो फिर अगर चीफ सेक्रेटरी के पास वो रिपोर्ट मौजूद है और वो उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे, देन आप सिर्फ SBCA या वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको सिर्फ करप्ट इदारा कह के आपको लगता है बरी ज़िम्मा हुआ जा सकता है? मजहर साहब देखिए, हमारे यहाँ बहुत से, क्योंकि आपके पास ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है। हमारे यहाँ रिपोर्ट्स बनती हैं, आज से रिपोर्ट्स नहीं बन रही। आप माजी की जितनी कमीशंस की रिपोर्ट उठा के देख लें, उन सब में निशानदेही की गई। उन लोगों ने भी निशानदेही की जो सबका हिस्सा थे। अभी भी मैं इस हादसे के दौरान बहुत से ऐसे साबका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरकारी अफसरान जो अब रिटायर हो गए हैं, वो बैठ के तज्जिए दे रहे हैं। वो खुद जब थे वो सब इस काम में मुलव्विस रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे कामों में इन सब के हाथ रंगे हुए हैं, वरना ऐसे ही तो कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो जाती। आप चले जाएं, आप इवन खालिद बिन वलीद रोड पे जो है गुलिस्तान जौहर चले जाएं, ओरिजिनल फाइल्स निकाल के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कराची के अंदर किस तरीके से पार्क के ऊपर 400 गज के ऊपर 16 मंजिला खड़ी कर दी गई, किस तरीके से 120 गज के मकान के ऊपर आपने 6 मंजिला खड़ी कर दी। कैसे खड़ी कर दी? उसमें ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है? उसका ड्रेनेज सिस्टम तो 120 गज के लिहाज से डाला गया होगा ना। तो फिर ये 6 मंजिला कैसे खड़ी हो गई, 16 मंजिला कैसे खड़ी हो गई? कल तक पूरे खालिद बिन वलीद रोड पे 400 गज के मकानात होते थे, आज हजारों फ्लैट्स कैसे बन गए? लियारी 70 का लियारी देख लें और आज का लियारी देख लें, ये सारे लोग इस क्राइम में मुलव्विस हैं। सब लोग मुलव्विस हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। और सवाल ये भी है कि कौन आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी लेगा। बातें तो की जाती हैं, लेकिन अब आगे कितना अमल दरामद होता है ताकि मजीद इस तरह के वाक़यात ना हो सकें। मज़हर साहब, ज़रा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। अब मुल्की जो सियासत है एक बार फिर अफवाहों और कयास आराइयों की जद में है। कहा यह जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने दरीना हरीफ बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जा रहे हैं। ताहम नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है, मुस्तरद किया है और ये कहा है कि मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, ये सागदार कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की खबरें हैं, खुद ही फैलाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर बात शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ इसहाक़ साहब ने एक और क्लैरिटी भी दी है कि ये पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारतें नहीं मांगी गई हैं और ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात की ही नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये खबर जो है या ये बात जो है हुकूमत की तरफ से की गई, नून लीग की तरफ से की गई कि पीपल्स पार्टी को आना चाहिए, वजारतें लेनी चाहिए, काबीना का हिस्सा बनना चाहिए, या फिर पीपल्स पार्टी चाहती है वाकई में कि उनको जो है काबीना का हिस्सा बनना चाहिए? मदर साहब की तरफ ही चलते हैं। मदर साहब, ये जो स्पेकुलेशंस अब मुल्की सियासत के अंदर हमें नज़र आ रही हैं, सबसे पहले तो ये जो बड़ी अजीब सी खबर आई कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है वो शायद जा रहे हैं बानी PTI से मिलने के लिए। आपके पास कोई इत्तला पहुंची है ऐसी कि वाकई में ऐसा हो सकता है या हो रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता है जिसने ये खबर दी हो। वो आज उनके जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, ये सवाल तो जिसने ये खबर दी है उसके पास क्या हक़ाइक़ हैं, उसे खबर कहाँ से मिली। और खबर में आम तौर पे होना भी यही चाहिए कि जब आप ऐसी कोई खबर दे रहे हैं तो जिसके हवाले से खबर दे रहे हैं उससे नहीं, कम से कम उसकी पार्टी से तस्दीक या तरदीद करवा लें या क्लैरिफाई करवा लें। जब हम ये खबर दे देते हैं और उसके बाद उसकी एक वाज़ेह तरदीद आ जाती है
तो जो बर्डन ऑफ ट्रूथ है वो फिर उस रिपोर्टर पर आ जाता है। या तो वो उस खबर पे स्टैंड करे और उसके बारे में हकायक बताए कि हाँ ये खबर यहाँ से आई है या ये खबर इस सोर्स ने दी है। तो मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई, मुझे जिस वक्त ये खबर आई थी उस वक्त भी ताज्जुब हुआ था, जैसे उस खबर पे ताज्जुब हुआ कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है और कोई नई तब्दीली लाई जा रही है। तो जिन लोगों ने मुझे इस हवाले से पूछा तो मैंने कहा जी पहले तो मुझे इसकी कोई मंतक इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि क्यों एक सिस्टम चल रहा है उसको क्यों खामाखाई तोड़ दिया जाएगा। जरदारी साहब को हटा देंगे तो इसका मतलब ये कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने से हटा दिया, तो क्यों करेगी मुस्लिम लीग इस स्टेज पर। तो इसलिए तो मुझे हो सकता है कि जिस रिपोर्टर ने खबर दी हो उसके पास कोई ठोस दलाइल हो इसके, या उसके पास ठोस इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मेरे पास एक तो वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। दूसरी बात ये कि मुझे बज़ाहिर कम से कम इस वक्त जो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि जहां मुस्लिम लीग जो है वो एक तरीके से तहरीक इंसाफ आजकल में एक नई तहरीक का ऐलान करने वाली है, ऐसे में वो क्यों चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी उनसे अलग हो जाए, उसमें भी नहीं नजर आता। और ये होना तो यही चाहिए कि मियां नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, अगर वो सियासी मामलात का सियासी हल निकालना चाहते हैं तो अगर अडियाला जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिल लेते हैं तो मेरे लिहाज से तो वो अच्छी पेशरफ्त होगी। अगर इमरान खान मना करते हैं तब भी फायदा हुकूमत को पॉसिबिलिटी है मजहर साहब, क्योंकि हमें याद है 2014 में भी जब बानी पीटीआई इमरान खान साहब जब गिर गए थे, उनको चोट लगी थी, तब भी चले गए थे नवाज शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए। अब खैर वैसी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकते हैं मिलने के लिए? देखिए जाना चाहिए, जाने में कोई हर्ज नहीं है, उससे सियासी रास्ते निकलते हैं। मैक्सिमम क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ एनालाइज करूँ, नोइंग इमरान खान भी और मियां नवाज शरीफ भी, नवाज शरीफ ने माजी में बहुत से सियासी फैसले ऐसे किए हैं जिसके मुस्बत नताइज आए हैं। मसलन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ले लें, बिल्कुल। मसलन बलूचिस्तान में डॉक्टर अब्दुल मालिक की अपनी मेजॉरिटी होने के बावजूद एक कौम परस्त को हुकूमत बनाने की दावत देना, बिल्कुल। तो इसी तरीके से पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से तो नवाज शरीफ एक सियासी आदमी रहे हैं और सियासी रहनुमा हैं। अगर वो ये इनिशिएटिव अपने तई भी लेते हैं तब भी इसमें मुस्लिम लीग को नुकसान नहीं होगा। सही है। अगर उन्हें कोई फायदा नहीं होता, इमरान खान मना कर देते हैं या इमरान खान और किसी अंदाज में बिहेव करते हैं, तो इसमें मुस्लिम लीग को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मदर साहब, अब तहरीक के हवाले से बात की जा रही थी कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है। आपको लगता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास कोई एजेंडा भी है? ज़ाहिर है तहरीक चलाने के लिए किसी एजेंडे का होना भी ज़रूरी है। लोग क्यों निकलेंगे, कौन लीड करेगा, बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ज़ाहिर है उनके पास एक सबसे बड़ी वजह तो उनके अपने लीडर का जेल में होना है। दूसरी बड़ी वजह उनके सामने 8 फरवरी के इलेक्शन के मैंडेट का है। तीसरी बड़ी वजह उनके सामने उनके जो लीडर्स जो हैं जो गिरफ्तार हैं, और बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिन पर मुकदमात चले हैं, बहुत से ऐसे लीडर हैं जिन पर मुकदमात नहीं चले। चौथी बड़ी वजह उनके सामने जो है इस वक्त उनके अपने नुक्ते नज़र से मुल्क की जो सूरत हाल है, माशी और सियासी सूरत हाल है, वो है। पांचवी वजह उनके सामने जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं वो है कि अदालतों के फैसले जिस तरीके से उनके लोग जो है अब ऑलमोस्ट डीफ्रेंचाइज हो गए हैं या कम से कम उनकी पार्टी के नहीं रहे, आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए हैं। छठी बड़ी वजह उनके सामने जो है वो बहुत खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन, अभी तो हुकूमत की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन वहाँ कोशिश हो रही है कि अगर उनके जो अरकान की तादाद बड़ी है, JUI मुस्लिम लीग वगैरह की, उसको बुनियाद बना के कोई अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए मौजूदा KP की हुकूमत के खिलाफ। तो जो वजूहात हैं वो बहुत हैं, जो प्रॉब्लम है वो भी उतनी ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा।
दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तंजीम उनकी कहाँ खड़ी है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो तंजीम के अंदर इख्तलाफात हैं वो आज तक दूर नहीं हो पा रहे। तो जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो वजूहात, तो उनकी आज से नहीं बल्कि कई साल, मतलब पिछले 3 सालों में उनको ये जो प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं वो मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। आने वाला वक्त उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी आज भी मौजूद है, लेकिन वो पॉपुलर बेस जो है, जो उनका वोटर है, वो वोट डालने तो आ जाएगा कल भी, क्या वो सड़कों पे निकल के एहतजाज करेगा, ये उनका चैलेंज है। और स्पेशली 26 नवंबर के बाद मज़हर अब्बास साहब, आपको लगता है कि 26 नवंबर के बाद उसी तरह से लोग निकलेंगे? और जितनी वजूहात आपने बताई, आपको क्या लगता है उनमें से किस वजह को बेस बनाकर लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है निकलने के लिए, दोबारा तहरीक का हिस्सा बनने के लिए? देखिए, तहरीक इंसाफ ने जो एक वक्त मिस कर दिया, जो मैं कह रहा हूँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, वो 8 फरवरी थी। 8 फरवरी, क्योंकि वो 8 फरवरी की वो एक ऐसा वक्त था जब उनके बकौल उनका मैंडेट चोरी हुआ था। और बहुत से लोगों का आज भी ये ख्याल है, जो गैर जानिबदार तज्जिए करते हैं, या खुद उनकी जमातों के बहुत से लोगों के, कि तहरीक इंसाफ तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 8 फरवरी का इलेक्शन जीत गई। तो अगर उस वक्त, क्योंकि इलेक्शन के वक्त लोग सड़कों पे होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे लोगों के अंदर एक जोश वलवला होता है, अगर आप उस वक्त ही कैंपेन लॉन्च कर देते तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती। अब उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने 9 मई हुआ, फिर 26 नवंबर हुआ। 26 नवंबर की तहरीक भी कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं वो था, वो एक दिन का धरना था। कहा गया था कि अपने साजो सामान के साथ आओ, लेकिन एक दिन में ही मामला वो हो गया। अब उसके बाद जिस तरह कहा जाता है, उनके सपोर्टर्स कहते हैं, उनके जो हक पे बोलने वाले हैं तजियाकार, वो ये बात करते हैं कि जी उस दिन जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक था। ज़ाहिर है कई लोगों की हलाकतें हुई। अब हलाकतों के बाद अगर तहरीक जो है बैठ जाए, तो इससे ज़्यादा उस जमात की बदकिस्मती नहीं हो सकती। होना तो ये चाहिए था कि उसके अगले दिन खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर जगहों पे वो हड़ताल करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तहरीक इंसाफ के सामने वजूहात तो बहुत हैं, लेकिन मुश्किलात भी उतनी ही हैं। तंजीम साजी से लेके जो रियासती पॉलिसी है, जाहिर है वो निकलेंगे, उनको पकड़ा जाएगा। क्या आपने उसकी तैयारी की है? आपका सवाल और तज्जिया बिल्कुल इस मामले में वैलिड है कि लीड कौन करेगा अगर तहरीक का ऐलान कर भी दिया जाता है। तो बहुत शुक्रिया, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तकरीरात के ऊपर उन्होंने अपना तज्जिया, मुल्क की सियासी सूरत हाल और कराची में जो हुआ उस पर वो बात कर रहे थे। और बिल्कुल ठीक बात है, अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उनके इतने ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफात हैं कि अब वो मुख्तलिफ शोज़ की जीनत बनना शुरू हो चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो है ना वो भी नजर आ रहे हैं। जैसे एक खबर आई थी कि मिशाल यूसुफजई जो हैं कोर कमेटी के रुकन, उन्होंने अलीमा खान के बेटे शेर शाह के ऊपर एक तंज किया है कि भाई अगर दीगर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हुई। तो अगेन इनको मुत्तहिद कौन करेगा और कौन इस तहरीक को लीड करेगा अगर इस तहरीक का ऐलान किया जाता है, तो ये एक अहम सवाल अब भी मौजूद है। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि हुकूमत किस तरह से बचाई जा सकती है। केपी गवर्नमेंट को अगर बचाना है तो किस तरह से बचाना है, क्योंकि जो बाकी फोर्सेस हैं वो मुतहरिक नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं, गवर्नर केपी, वो भी काफ़ी इस बारे में मुतहरिक हैं। वो बयानात भी देते रहे हैं कि किस तरह से अगर हमारे पास नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो ये हमारा आईनी हक है, हम हुकूमत गिरा सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कराची के मामले पे एक मिनट फिर से ज़रा बात करते हैं, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है और कराची के बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, जैसे कि हमारे नुमाइंदे साजिद आवान बता रहे थे कि 122 बिल्डिंग सिर्फ लियारी में ऐसी जिनको आइडेंटिफाई किया गया और जिनको डिमोलिश भी किया जाएगा। अब सवाल ये है कि हम किसी हादसे का इंतजार क्यों करते हैं जिस पर हम शुरू से ही बात कर रहे हैं। तो इस पर हमने एक पैनल बनाया है, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मारूफ आर्किटेक्ट हैं यास्मीन लारी साहिबा, वो मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। एंड देन जैसे जैसे हमारे साथ हमारा पैनल और दीगर लोग आते जाएंगे उनसे हम बात करते जाएंगे। लारी साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, एक तो ये चीज़
बताई जा रही है कि ये जो बिल्डिंग गिरी है लियारी के अंदर, ये बहुत पुरानी तामीर थी, तकरीबन 50 साल इसको हो चुके थे। लेकिन क्या किसी बिल्डिंग का पुराना होना काफ़ी है या जस्टिफाइड है ये कहने के लिए कि ये इसलिए गिरी क्योंकि ये पुरानी थी, या फिर ये वाली बात कह के आप दीगर जो अहम मामलात होते हैं उनके ऊपर मट्टी डाल रहे होते हैं और उनको छुपा रहे होते हैं? बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है। 50 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं है किसी भी बिल्डिंग के होने की जो नई बनी है, नई तरीकों से बनी है। ये तो कोई बात ही नहीं। हम तो कहते हैं कई कई साल पुरानी इमारतों को भी हम ठीक कर लेते हैं, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये कि अब निज़ाम हमारा इतना ज़्यादा जालिमाना हो चुका है कि हमें बिल्कुल जानों की तो फिक्र ही नहीं है ना। और बहुत से लोग इसके बारे में बता चुके हैं, करप्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इस चीज़ को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सिटीजन इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इतने लोगों ने अपने अभी पिछले 2-3 रोज में कितने लोगों ने अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और फिर मुझे ये भी फिक्र है, देखिए जो कराची शहर है वो एक साइस्मिक बेल्ट के ऊपर है। इसका मतलब ये कि कभी भी यहाँ जलजला आ सकता है। और पिछले दिनों हमने देखा कई सारे झटके आए, और हमें ये भी पता है कि 2005 में जब जलजला आया था वो 7.6 रेक्टर स्केल का था। अगर यहाँ पर उस तरह का जलजला आ गया खुदा न खास्ता, तो न मालूम कितनी इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो जाएंगी। तो हमें फिक्र ये करनी चाहिए कि जो इमारतें ऐसी हैं वो क्यों हैं, तो हमें मालूम है क्यों इस तरह से हुआ है। करप्शन है, ख्याल नहीं है, खामखा की इजाज़तें दी जा रही हैं। लेकिन अभी हमें आगे क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये वाली है कि हमें अभी कराची में बैन कर देना चाहिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे। ये सबसे बड़ी तबाही जो कराची में आई है वो यही है कि इजाजतें दी जा रही हैं। बाज़ तो ऐसी हैं जो कि दी नहीं गई तब भी बना दी गई, बाज़ ऐसी जो बाकायदा दी जा रही हैं। और हमने देखा कि हमारा शहर जो है वो कंक्रीट का एक जंगल बन गया है। आमतौर पे ये होता है जब प्लानिंग होती है कि आप एक इलाका का तयन करते हैं कि वहाँ पे आप मल्टी स्टोरी जरूर बना देंगे, लेकिन इसके अलावा आप और कहीं इजाजत नहीं देते। यहाँ तो यह हाल है कि जहाँ चाहो वहाँ बना लो। अब ये छोटी छोटी गलियां हैं जो हम लियारी की बात कर रहे हैं या पुराने टाउन की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आप यास्मीन साहिबा किसको समझती हैं? क्योंकि हमें याद है मंजूर कादिर काका जिनके ऊपर 2016 में भी नायब ने कहा कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर 2023 में भी उनके खिलाफ जो है करप्शन के केसेस चले और कहा जाता है कि उनके दौर में सबसे ज्यादा इस तरह की गैर कानूनी इमारत बनी है, और अभी भी वो जेल से बाहर मौजूद है। केसेस उन पर चल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी के मंजूर नजर है। तो ये समझ नहीं आती है बात। आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं इस सारी सिचुएशन का, कराची की जो हालत हो चुकी है? देखिए किसके को आप नहीं मुल्जिम ठहराएंगे इसके अंदर, क्योंकि जब जानों का ज़या हो रहा है तो ये तो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है ना। पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। तो इसमें हम कैसे कुछ कह सकते हैं कि किसी ने जरूर नहीं किया है। लेकिन सवाल की पहली तो बात ये कि हमने कराची बिल्डिंग अथॉरिटीज को लेकर से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों बना दी, जिसके पास इतना ज्यादा हो गया काम कि वो शायद संभाल ही नहीं सके। हम अगर ये कहते हैं कि ठीक है वो अगर वो करप्ट नहीं भी थे, सवाल ये कि हम कराची के लिए क्यों नहीं अपना एक मुनज़्ज़म इदारा बनाते हैं जिसपे लोगों का कंट्रोल हो, जिसपे लोग देख सकें कि क्या हो रहा है। कि जब से ये SBCA बना है तब से बहुत ज्यादा चीजें जो है खराब हुई हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि कराची शहर का कोई मास्टर प्लान ज़रूरी होती हैं एक 5 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए। किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए जो नहीं रखा जाता? अभी ये भी देखने में आ रहा है कि 80 फुट का अगर प्लॉट है उस पर 7 मंजिलें 8 मंजिलें खड़ी कर दी जाती हैं। इसमें कितनी प्रॉब्लम है? कितनी स्पेस होनी चाहिए जिसके ऊपर 7 या 8 मंजिला इमारत खड़ी हो सकती है? देखिए इसके अंदर बड़े जो हैं लॉज वो बड़े क्लियर हैं। एक FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशो। ये देखा जाता है कि कितना बड़ा प्लॉट है उसके लिहाज से उसमें कितनी मंजिल की इमारतें बन सकती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो अगर 1:1 का रेशो था या 1:2 का रेशो था, तो इसका मतलब है एक प्लॉट पे आप सिर्फ 2 मंजिला इमारत बना सकते थे। और ये लियारी में और पुराना जो हमारा शहर है उसमें यही होता था। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि वो FAR बढ़ा दिया गया। तो जहाँ बड़े प्लॉट हैं वहाँ तो चलिए आपने 1:6 कर दिया या ज़्यादा भी आप कर दें, लेकिन जहाँ पे प्लॉट वैसे ही छोटे हैं वहाँ पे वही FAR रहना चाहिए जो पहले था। मतलब कोई वजह नहीं कि जहाँ पहले 2 मंजिला इमारत थी, तारीखी इमारत थी या 3 मंजिला थी, वहाँ पे 6 या 7 मंजिल की इमारत बना दी जाए। और अब क्या हो रहा है कि चूंकि हम इजाजत देते हैं कि गिरा के आप बना दें, तो फिर जहाँ 3 मंजिल की इमारत थी वहाँ 7 मंजिल की बन जाती है। और फिर ये भी होता है कि अगर इजाजत मिली है 3 मंजिल की तो उस पर लोग बढ़ा भी देते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ किसी तरह से हमें कोई, हमारे पास यहाँ कोई विसल ब्लोअर होने चाहिए, तो हमारे पास तंजीमें होनी चाहिए शहरियों की जो अपने आप को संभालने की कोशिश करें। क्योंकि मैं नहीं समझती कि हुकूमती इदारे कई दिहाइयों से काम कर रही हैं शहरी तरक्की के मंसूबों के ऊपर। अभी हमारे साथ मजहर अब्बास साहब भी थे, कराची से उनका ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि हर कुछ अरसे के बाद एक नया मास्टर प्लान जो है ना शहर का वो सामने आ जाता है।
गैर कानूनी तामीरात एक तरफ, ये मास्टर प्लान का क्या चक्कर है ये समझ नहीं आता। हर कुछ अरसे के बाद अगेन एक ही मरतबा बनता है ना, जब भी कोई शहर बनता है तो उसका एक मास्टर प्लान होता है। क्या ये बार बार ऐसे तब्दील किया जा सकता है और ये कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस सारे मामलात के अंदर? देखिए, मास्टर प्लान तो हर 30 साल के बाद या 5 साल 50 साल बाद जरूर बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब उनको अप्रूवल ना मिले, 30 से 40 साल बाद नहीं बन रहे ना, 3 से 4 साल के बाद या 5 साल के बाद कहते हैं कि नया मास्टर प्लान जो है वो कराची का आ गया। हुआ यूं है कि जो 1985 का जो था मास्टर प्लान, उसको कभी अप्रूवल ही नहीं मिला, जो बड़ी मेहनत से बनाया गया था, लेकिन कभी भी उसको अप्रूवल नहीं मिला, तो उसकी कोई चीज अप्लाई नहीं की गई। उसके बाद से हम बार बार सुनते रहे कि अब मास्टर प्लान बनेगा, फिर बने, फिर उनको छोड़ दिया गया। और अभी ये हाल है कि हमें पता ही नहीं, अभी जहाँ चाहता है, जो चाहता है वो इजाजत दे देता है कि जो भी चाहो बना लो, चाहे वो कंटोनमेंट का एरिया हो, चाहे वो केडीए का एरिया हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट का एरिया हो। अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हर जगह क्यों बन रही है? मतलब हर जगह पे जरूरत ही नहीं है, ये सारी एक जगह पे होनी चाहिए। हवा रुक रही है, लोगों को सांस लेने की अब बिल्कुल वो नहीं है, मतलब अजीब ही हाल है, सबका सारा खत्म हो चुका है। मसला ये भी है ना, लोगों को खुद अवेयरनेस नहीं है, ये उनके अपने लिए कितना नुकसानदेह है, अपनी जानों का ज़िया हो रहा है। लोगों को खुद अवेयर होना कितना जरूरी है इस सारे मामले में। और लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। और हुकूमत के पास जाहिर है फिर जब इस तरह के सानेहा हो जाते हैं, फिर कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, फिर वही लोग कहते हैं कि भाई हमें हुकूमत निकाल तो रही है, हमें कोई जगह नहीं दे रही। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरे ख्याल में लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता है, लेकिन जहाँ पता भी है वहाँ इस कदर भत्ता हमारे शहर में है कि हर चीज जहाँ हो जाती है। मतलब जो मैं काम यहाँ कर रही हूँ, मैं हैरान हूँ देख करके कि अच्छी अच्छी चीजों को खराब कर दिया जाता है, क्योंकि भत्ते लोग लेने की कोशिश करना शुरू करते हैं। हर तरह के भत्ते हैं यहाँ पर, तो इसलिए कोई भी चीज, कोई लॉ तो एप्लीकेबल है ही नहीं हमारे शहर के अंदर। और अगर लोगों की तंजीम है, सब लोग डरते हैं, कोई आवाज नहीं उठा सकता है। मैंने कितनी जगह देखा, खारा दर में चूंकि मैं काम कर रही हूँ, हम अपनी ये ग्रीन स्ट्रीट्स बना रहे हैं, वहां पर इतने ज्यादा कब्जा ग्रुप है और हर तरह के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें शामिल हैं। तो मसला ये वाला है कि हम किससे लड़ाई करें, और लोग क्या मुनज़्ज़म हो सकते हैं कि वो लड़ना शुरू करें? क्या हमें यही करना पड़ेगा? मतलब मेरी ख्वाहिश ये, अगर आप चाहें तो मैं अपनी गुजारिशात दे दूं, मुझे पता नहीं हुकूमत सुनेगी कि नहीं। प्लीज। पहली तो बात ये वाली है कि अभी वो बिल्कुल मॉनिटोरियम लगा दें, 3 मंथ से ज्यादा कोई बिल्डिंग बननी नहीं चाहिए, कतई तौर पे जो भी बन रही है उसको रोक दें, क्योंकि अभी शहर ये इस बात का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। फिर ये कि हमें पता है कि कंक्रीट से जो बिल्डिंग बनती है वो तबाहकुन है, और इसलिए भी क्योंकि वो तो गिरती है तो जाने उसमें सब चली जाती है, मगर इसके अलावा ये भी है कि उसमें कंट्रोल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पिलफरेज है, और करप्शन की वजह से उसमें सीमेंट जितना लगना चाहिए वो तो कभी लगता ही नहीं है। तो लिहाजा हमें देखना है कि हमें और अल्टरनेटिव मटेरियल्स का क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये वाली है कि मेरा ख्याल है कि इनको एक कमेटी कायम करनी चाहिए हुकूमत सिंध को, जिसमें कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स का एक बंदा हो, उसके अंदर पीसी यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का हो, उसमें आबाद का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो लोग ये रिव्यू करें, ये हुकूमत पे ना छोड़ें, ये आप एसबीसी पे ना छोड़ें कि बताएं कौन सी बिल्डिंग डेंजरस है कौन सी नहीं है, ये वो जाके उसका तयन करें। और फिर हमारे बड़े मशहूर यहाँ पे देखिए कराची शहर ऐसा है जहाँ पे सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, यही देखकर यास्मीन साहिबा दिल दुखता भी है, क्योंकि जितने मैं कराची वालों को जानती हूँ, और मैंने भी कुछ वक्त वहाँ पर गुजारा है 2-2.5 साल, तो मैं जानती हूँ कि वो अपने शहर से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और कराची सबसे बड़ा शहर है और वो हमारी मईशत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जब इस तरह का सलूक किया जाता है तो वाकई में दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। बहुत शुक्रिया। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कुछ सिफारिशात भी अपनी रखी है कि किस तरह से हम बचा सकते हैं कराची शहर को और क्या क्या किया जाना चाहिए, तो हम उनका थैंक यू करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इस इशू के ऊपर हम इस शो के अंदर जितना भी वक्त बाकी है हम गाहे बगाहे बात करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जरा आगे बढ़ जाते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। और मुल्क में जो सूरत हाल है इस वक्त बारिशों के हवाले से, उससे अपने नाज़रीन को बताते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया है, और NDMA के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। दरिया चराब, मराला और कादराबाद मकामात पर कम दर्जे के सैलाब का इम्कान है, तो पहले से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि इन एरियाज में रहने वाले, खासतौर पर स्वात, पंचकोड़ा, चित्राल, हुंजा और दीगर नदी नालों के करीब रहने वाली जो आबादी है वो अलर्ट रहे, ताकि इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए आपको पहले से आपकी जो प्लानिंग है वो मौजूद हो। डेफिनेटली, और ये हम भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ NDMA का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव हर 1 से 2 दिन के बाद आपके सामने लेकर आते हैं, सो दैट आपको भी पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ अलर्ट है और कहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं तैयब शाह, जो कि नुमाइंदगी करेंगे NDMA की। उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये अलर्ट जो अब सामने आया है NDMA की तरफ से, कितना ये संगीन है और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं पूरे मुल्क की अगर हम बात करें जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, जहाँ पे ज़्यादा काम किया जाना चाहिए? जो मौजूदा मानसून का सिलसिला है ये 6 से 10 जुलाई तक एक्टिव रहेगा और ये मुल्क गिर एक सिस्टम है जो कि 3 डिफरेंट सिस्टम्स का एक इज्तिमा है, जिसमें मशरकी सिस्टम भी है और खलीज बंगाल से आने वाला मानसून का एक मॉइस्चर और साथ ही अरेबियन सी का मॉइस्चर जो है पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से ये मुल्क गिर एक सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो इलाके में शुमाल मशरकी पंजाब है, जिसमें लाहौर, खानेवाल और सियालकोट और जो मशरकी पंजाब है, इसके अलावा ये जो पोटोवार रीजन, ये वो रीजन है जहाँ पे अच्छी खासी बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ अजला में मशरकी खैबर पख्तूनख्वा, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी अच्छी खासी बारिशों की तवक्को है। सिंध की बात की जाए तो सिंध की जो मगरबी सिंध है, साउथ सिंध और नॉर्थ ईस्टर्न सिंध में भी अच्छी खासी बारिशें हैं। सुलेमान और किरतर रेंज और बलोचिस्तान के जो मशरकी और सदरन जो इलाके हैं और अजला हैं, वहाँ पे भी अच्छी खासी बारिशें। नासराबाद, जलमगजी, कोहलू, उस्ता मोहम्मद और इसके अलावा आवरान रीजन, ये वो रीजन है जहाँ पे बारिशें मुतवक्के हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो 10 जुलाई तक कौन से इलाके हैं जो हाई अलर्ट पर हैं और वहाँ कौन से इकदाम अभी तक किए जा चुके हैं, इस बारे में भी जरा बताइए। शुमाल मशरकी पंजाब, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, इस्लामाबाद भी पोटोवार रीजन में, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, ये वो इलाके हैं जहाँ पे अच्छी खासी खातिर बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं। बलोचिस्तान में भी बहुत से इलाके, कोयटा, जोब, ज़ियारत, कलात, खुजदार, अवरान, बरखान और कोहलू, सिब्बी, डेरा बुख्ती, लोरालाई, इन रीजन्स में भी अच्छी खासी बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में बलाई इलाके, खैबर पख्तूनख्वा में मानसेरा और मालाकंड डिवीजन, इन इलाकों में भी बारिशें हैं। सिंध की बात की जाए तो सिंध की जो ठट्टा, बदीन, सजावल, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद खान, सांगर, घोटकी, खुशा, ये वाले इलाकों में भी बारिश है। NDMA ने बर वक्त जो है ठीक है, आपने चारों सूबों के बारे में बता दिया कि कौन कौन से रीजन जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। नदी नालों का भी बड़ा मसला होता है, वो भी उबल पड़ते हैं। कौन से नदी नाले ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो? तैयब, अगर GB और नॉर्थ एरिया की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हम राइज इन टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है। चिलास 2 दिन पहले 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया वहां पे टेम्परेचर, जो कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चिलास में रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह नॉर्थ AP में भी बात की जाए तो चित्राल में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ये एक बहुत ज़्यादा गैर मामूली टेम्परेचर का बढ़ना है, जिसकी वजह से चूँकि पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्थ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर्स टेम्परेचर की वजह से इनमें ज़्यादा जो है मेल्टिंग हो रही है और ये मेल्टिंग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैश फ्लड्स को एक्टिवेट कर सकती है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग भी हो सकती है। NDMA ने इसका भी अलर्ट जारी किया। ना सिर्फ NDMA ने, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अलर्ट जारी किया है कि कोई अराउंड 16 से 17 डिफरेंट ग्लेशियर्स की साइट्स हैं जहाँ पे गैर मामूली जो है कोई भी फ्लो एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ ये जो ग्लेशियर की मेल्ट होने की वजह से फ्लोज भी ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ ना खासा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग भी हो सकती है। कश्मीर की बात, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में चूँकि अच्छी खासी जेहलम के कैचमेंट एरिया में बारिशें हो रही हैं तो वहाँ पे भी लोकलाइज्ड जो नलाज हैं, जिसमें ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि जो शुमाल मशरकी पंजाब में डिफरेंट जो वहाँ पे नदी नाले हैं, एग हो गया, देग, बेग, बसंतर, पलकू, ये वो नाले हैं जहाँ पे कोई भी हिल टोरेंट यानी तेज पानी का बहाव जो पहाड़ से आने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये कहिएगा, ठीक है, हम अपने प्लेटफॉर्म से भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप भी जिस तरह बता रहे हैं किन किन इलाकों में खतरात हो सकते हैं, इन इलाकों के शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके या कम अज़ कम बचा जा सके?
सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मौसमी सूरत हाल को शहरी ज़रूर इस पर नज़र रखें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरीके से एनडीए में डिज़ास्टर अलर्ट एप्लीकेशन है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो ये एप्लीकेशन डेवलप की हुई है, ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन और आईओएस फ़ोन पर आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप इसके अंदर तमाम डिफरेंट मौसमियाती सूरत हाल, ना सिर्फ मौसमियाती सूरत हाल, कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो ट्रिगर हो सकता है, तो हम उसकी अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करते हैं। आप कभी भी कोई सफ़र करते हैं या सफ़र का इरादा करते हैं, तो ज़रूर उस इलाके की जो है वेदर पैटर्न्स को ज़रूर पहले से ही देख लें कि खुदा ना खास्ता हम उन इलाकों में तो नहीं जा रहे जहाँ पे नदी नालों में तुग़यानी हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन जरूर रखें। और ये अगर एनडीएमए ने तो अभी रिंग बैक टून की भी सर्विस दे दी है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन पर भी किसी को भी कॉल जाने करें, से पहले अपनी तो रिसर्च जो है वो मुकम्मल करके जाएं, अपडेटेड रहें, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है एनडीएमए की तरफ से वो बड़ी ज़रूरी है, उसके ऊपर नज़र रखना भी चाहिए। वैसे तो मशवरा ये होगा कि जब तक ये अलर्ट है तब तक आप ना ही जाएँ उन इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशों का खतरा है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तैयब शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि कौन कौन से इलाके या कौन कौन से रीजन्स पूरे मुल्क के अंदर ऐसे जहाँ पर बारिशें ज़्यादा रह सकती हैं। 10 तारीख तक का वैसे उन्होंने कहा है कि ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। एक मरतबा फिर से ज़रा वापस आते हैं उस इशू के ऊपर जिसने कराची को एक मरतबा फिर से हिलाकर रख दिया, और वो ये है कि एक रिहायशी इमारत गिरी, उसकी वजह से अभी तक की खबर के मुताबिक 27 जानें जा चुकी हैं। अब इंतज़ामिया हरकत में आई और कहा गया है कि 122 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको गिराया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन क्यों इंतज़ार किया जाता है इस तरह के किसी भी हादसे का, और अब क्या किया जाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के मामला जो है उनसे बचा जा सके। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। बिल्कुल, हमारा पैनल मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं चेयरमैन आबाद हसन बख्शिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बख्शिया साहब, सवाल मैं ये करूंगी कि हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, इमारतें आखिर किन बुनियादों पर खड़ी की जाती हैं? ये जो 5 मंजिला 7 मंजिला इमारतें बना दी जाती हैं, किन बुनियादों पर ये इतनी बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं? कंट्रोल क्यों नहीं करती इंतज़ामिया का क्या इस पर रोल होना चाहिए कि कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, इमारतें बनाने का, इमारतें अप्रूव करने का तरीका है, प्रॉपर इंजीनियर आर्किटेक्ट हायर होता है, इमारतों का अप्रूवल सबमिट होता है, स्ट्रक्चर ड्राइंग सबमिट होती है, और सिस्मिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद बाकायदा अप्रूवल होता है और सेल एनओसी होता है। मगर जिन इमारतों की आप बात कर रही हैं वो इलीगल, अनऑथराइज्ड, अनअप्रूव्ड बिल्डिंगें हैं। 80-80 गज के प्लॉटों पे 8-8 माले की बिल्डिंगें बनी हैं। ना कोई इसमें आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है, ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व है, ना कोई मयारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्वॉल्व है, और ना कोई प्रॉपर बिल्डर इन्वॉल्व है। ये सब क्रिमिनल लोग कर रहे हैं, ये सब माफिया है, और ये मिली भगत से हो रहा है। इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी के लोग शामिल हैं, वहाँ के इलाके के पुलिस के लोग शामिल हैं, वहाँ की लोकल इंतज़ामिया शामिल है। हम जहाँ भी रहते हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि एक गाड़ी भी अगर ब्लॉक उतरती है तो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, टाउन म्युनिसिपल वाले भी आ जाते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल वाले भी आ जाते हैं कि ये ब्लॉक से क्या काम हो रहा है। यहाँ कोई नहीं आ रहा। 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं, और ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये कराची में 60,000 से ज़ायद बिल्डिंगें हैं। और ये एक दिन में नहीं बनी है, ये सालों में बनी है, और सब लोगों ने इससे फाइनेंशियल फायदा उठाया। हसन साहब, ये आबाद का क्या रोल होता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर, और आपके साथ जो भी बिल्डर्स जुड़े हुए होते हैं या डेवलपर्स जुड़े हुए होते हैं, आप उनके क्या क्रेडेंशियल्स देखते हैं जिसके बाद उनको इस एसोसिएशन का हिस्सा बनाया जाता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2020 से 2024 तक की एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि उस कमेटी ने तैयार किया, जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने तैयार की थी, और उसमें ये बताया गया है कि जितनी भी इमारतें बनी हैं वो एक भी उस प्लान के मुताबिक नहीं बनी जो कि अप्रूव करवाया गया था। जी देखिए, आबाद का रोल ये है कि वो रोल प्ले करती है बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। ये जो रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रही हैं उसमें एक चीज़ और भी मेंशन थी कि 1 लाख इमारतें बनी हैं जिसमें 15,000 अप्रूव्ड हैं और 85,000 अनअप्रूव्ड इलीगल बिल्डिंगें बनी हैं। जो आपने कहा कि नक्शा जैसा पास कराया गया वैसी बिल्डिंग नहीं बनी, तो कानून में गुंजाइश मौजूद है कि आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन
20% तक की चेंजेस ला सकते हैं जो आप कंप्लीशन के वक्त रेगुलराइज करते हैं। हैविंग सेड सो देखिए जो मसला यहाँ पर आ रहा है, जो कराची है सिस्मिक जोन, ये हमने सबने समझना पड़ेगा कि वी आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। ये जो इलीगल अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें बन रही हैं, ये अल्लाह ना करे अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो इट विल फॉल लाइक पैक ऑफ कार्ड्स। राइट। और आपके पास ना मेडिकल इतनी फैसिलिटीज हैं, ना आपके पास वो फैसिलिटीज हैं कि आप इन लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, देखने वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे जिनको समझना चाहिए, जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब भी हमारे मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं। नादिर गबोल साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो सानहा हुआ है लियारी का, इसमें आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, बीइंग द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, मैं गवर्नमेंट को एग्जोनरेट तो नहीं कर सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बट ये एक पूरा चेन होता है। चेन स्टार्ट ही कंज्यूमर से होता है, जहाँ पे जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जैसे ये जो सानिया हुआ है, ये 1974 की बनी हुई बिल्डिंग थी, 3 मंजिला बिल्डिंग थी। बाद में लोगों ने खुद ही प्राइवेटली इलीगली हायर किया एक बिल्डर को विदाउट द गवर्नमेंट नॉलेज या एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी इदारे, ना SBCA ना टाउन, किसी की भी इजाजत नहीं दी गई थी इनको एडिशनल 2 फ्लोर्स बनाने के लिए। तो जिम्मेदारी जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की भी है, इन्फोर्समेंट की, विजिलेंस की और कंप्लायंस की, बट साथ साथ बिल्डर को भी आप बरी जमा नहीं कर सकते। बिल्डर के खिलाफ भी हमने FIR इस वाले सानिया के लिए भी ऑलरेडी तो लॉन्च की भी, और माजी में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हमें इंकशाफ हुआ है। सिर्फ लियारी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 122 ऐसी बिल्डिंग है जिनके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है। नादिर साहब, बरी जिम्मा तो देखें किसी को भी नहीं किया जा सकता ना, यहाँ पर हम बैठ के वो तो नहीं कर रहे हैं कि ये जिम्मेदार है और ये जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पहली मरतबा तो नहीं सिंध के अंदर मौजूद है। आप लोगों का ये तीसरा जो है इस वक्त इक़्तिदार चल रहा है, तीसरा एक दौर चल रहा है, उसके बावजूद अगर हमें ये सुनना पड़े कि देखें जी इसकी गलती थी या उसकी गलती थी, अगर उन लोगों ने इलीगली बना भी लिए ऊपर 2 फ्लोर्स, तो फिर इदारे जो हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो कहाँ पर मौजूद थी? हमें पता है मंजूर कादिर काका साहब वो अभी भी वहीं पर मौजूद है, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया, इसीलिए तो इतनी आसानी से कोई भी आता है और आकर कोई भी इलीगल बिल्डिंग बनाकर चला जाता है। और इसमें मीटर्स की तनसीब किस तरह से हो जाती है? बिजली की सप्लाई बाकायदा तौर पर उनको मिल रही थी, गैस की सप्लाई ज़ाहिर होगी, सारे कनेक्शंस वहाँ पर हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को किस तरह पता नहीं लगता? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, इसी बिल्डिंग की अगर बात करें तो तकरीबन 3 फॉर्मल नोटिस गई थी, 2 दफ़ा टीम दिए वहाँ पे इस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए, मगर लोग जो हैं इलाके के, स्पेशली इस बिल्डिंग के, वो बाकायदा पथराव शुरू कर देते हैं पुलिस वालों के ऊपर, के ऊपर, और किसे हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। बिजली की जहाँ पर बात कर रही हैं, इलीगल कुंडे लगाए जाते हैं। लियारी के अंदर जो लोड शेडिंग का इशू है, जो कि हम सुनते हैं कि 12-12 घंटे या 16-16 घंटे बिजली नहीं है, उसकी मेन वजह ये है कि बहुत सारे इलीगल कनेक्शंस हैं के इलेक्ट्रिक का अमला भी जाता है कुंडे निकालने के लिए, तो उनके ऊपर भी नादिर साहब ये बात कहते हुए आपको अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का गढ़ है लियारी और आपका तो बड़ा करीबी वहाँ से एक ताल्लुक भी है लियारी से, तो आपको नहीं लगता कि ये बात कहना या आप अपने आप को ही इंक्रिमिनेट कर रहे हैं? नहीं, हम अपने को कैसे इंक्रिमिनेट कर रहे हैं कि लोग अगर जाके इलीगल कोई काम कर रहे हैं तो अपने आप को इंक्रिमिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये मेरा सवाल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी है? क्या वहाँ पर PTI आकर या दूसरी जमातें आकर वहाँ पर काम करवाएंगी? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी आपकी है, वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है वो भी आपकी है, पीपल्स पार्टी की है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं आपको एक और बिल्डिंग का मिसाल देता हूं कि अभी कल एक और बिल्डिंग हमने खाली कराई है आगरा ताज के इलाके में। वहां पे भी सेम इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी कि जो ऑलरेडी 4 बिल्डिंग थी उस पर 4 मंजिल एडिशनल की गई विदाउट किसी इन्वॉल्वमेंट के या गवर्नमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से 4 मंजिल और किए गए थे। वहाँ पे तकरीबन 3 दिन हमें लगे मुज़ाकरात में रहायशियों के साथ, फिर भी लोग नहीं कह रहे थे हम नहीं छोड़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे DC SST ने मिलकर, ठीक है, चले हमारी दुआ ये है कि कराची वालों की मुश्किलें जो है ना वो आसान हो और ऐसी गवर्नमेंट उनको आए, या यही गवर्नमेंट जो है उसके दिल में ऐसी बात आए कि उनकी जिंदगियों की एटलीस्ट फिक्र की जा सके। बहुत शुक्रिया। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे और नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि कराची वाले ये डिजर्व नहीं करते हैं। वापस आते हैं, साथ रहिए।
ओके जी, वेलकम बैक। मौसम चूँकि बदल रहा है तेज़ी से और लोगों के मूड्स भी तब्दील हो रहे हैं। खुशगवार तरीके से मैं बात कर रही हूँ, अच्छे अंदाज में लोगों के मूड्स तब्दील हो रहे हैं। एक खुशगवार कैफियत का एहसास भी वहीं पर होता है, लेकिन कई मौसमी बीमारियां भी इस सारे मौसम में सर उठाती हैं। अच्छी बात करके आपने, अच्छे मौसम की बात करके, खुशगवार मूड की बात करके आप बीमारियों पर आ गई हैं। सिर्फ आपने मूड अच्छा नहीं करना, वो एंजॉय भी नहीं करने दिया उस लाइन को ना आपने कि खुशगवार मौसम है तो खुशगवार मूड, आपने कहा फौरन कर लें जी बीमारियों की बात। थोड़ा गैप लेकर आयशा एंजॉय करें। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली अच्छा मौसम होता है ना तो ऐसे दिल भी तरह खुश रहता है, दिल का मौसम भी अच्छा होता है। लेकिन लोगों को साथ साथ अवेयर करना भी ज़रूरी है। मॉनसून जब आता है तो बहुत सारे मसाइल भी साथ लेकर आता है, ख़ास तौर पर बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गैस्ट्रो और जल्दी बीमारियां, हत्ता कि डेंगू और मलेरिया जैसे ख़तरनाक इन्फेक्शंस का भी खतरा बढ़ जाता है। अब आपको पता लगा मैं क्यों कह रही थी? मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि डेंगू है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। 2 मरतबा मुझे हो चुका है और जब भी ये आता है ना तो मैं हर मरतबा बताती हूँ। सबको याद हो चुका होगा, आयशा को 2 मरतबा हो चुका है। दुआ कीजिएगा तीसरी मरतबा ना हो, मैंने सुना है बहुत लीथल हो जाता है। खैर, सवाल ये है कि हम अपनी सेहत को कैसे महफूज रख सकते हैं, किन अलामात को हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है और इस मौसम में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमने इख्तियार करना है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान, लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। और मैंने अभी ब्रेक में मुझे पता चला कि अभी छुट्टियां मनाकर आ रही हैं, एक आलमी दौरा जो है ना वो कर आ रही है। आलमी दौरा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड सच एन अमेजिंग गर्ल पावर टुडे ऑन द शो। बस हमने सोचा कि हम दोनों ही गेस्ट भी जो है ना वो हमारे साथ होना चाहिए। जरा जी बता दें मौसम के बारे में, क्या चल रहा है मौसम, किन किन चीजों से हमें बचना है? So I'll go in reverse because the reason is कि malaria, dengue, although it's very scary and I inshallah I hope you never get it again. इंशाल्लाह। लेकिन let's start from gastroenteritis. रिवर्स में थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि गैस्ट्रो जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जब बारिशें होती हैं ढेर सारी तो आपकी वाटर सोर्सेज कंटामिनेट हो जाती हैं। तो हम पानी या ज़मीन से लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे बोरिंग्स होते हैं, वेल्स होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। हमारी प्राइमरी सोर्स वो है। स्टैगनेंट वाटर जो बारिश के बाद खड़ा हो जाता है वो वैसी ब्रीडिंग ग्राउंड है बैक्टीरिया, मॉस्किटोज, ऑल काइंड्स ऑफ बग्स एंड जरासीमों के लिए। तो वाटर की सारी गेम है। अब वो जो खाना उसमें पकता है इन द कंटामिनेटेड वाटर या जो कंटामिनेटेड वाटर ऐड होता है फल सब्जी धोने में वगैरह वगैरह, तो द सोर्सेज कॉन्स्टेंटली देयर। कुछ एहतियाती तदबीर बहुत मैंडेटरी हैं। अगर आप जूसेस वगैरह पी रहे हैं, आई स्टार्टेड सेइंग दिस एंड आई कांट बिलीव एवरीबॉडी इज गोइंग टू हेट मी बिकॉज आई आल्सो लव फूड पांडा, बट द पॉइंट इज आप जो अपने सोर्सेज से जूसेस ले रहे हैं, रेस्टोरेंट से ले रहे हैं, उसमें आपके कंटामिनेंट्स होने की परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि उसमें आइस डलती है। आइस जो वो इसी वाटर सोर्स से बनती है, आइस को डीकंटामिनेट करने का कोई तरीका नहीं है। So there is no way, we don't know वो आइस जो है वो कहाँ से आ रही है, कौन से पानी से बन रही है। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि गेम जो है ना वो सारी पानी की है, तो ये जो कहा जाता है कि आप वल्नरेबल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसी पानी की वजह से वल्नरेबल हो जाते हैं इन सारी बीमारियों के लिए, या फिर इसका असर जो है वैसे भी मौसम का आपके ऊपर पड़ रहा होता है? वैसे भी आपके जिस्म पे पड़ रहा होता है। देखिए, वी कम फ्रॉम अ रियली रियली बैड हीट वेव। वो एक अलग थी, वो जरासीम तो मार रही थी लेकिन साथ साथ इंसान भी मार रही थी। सो वी कम फ्रॉम टेम्परेचर्स ऑफ नियरली 45-47 डिग्रीज। लाहौर हैज बीन सो बैडली हिट। तो वो एक्सट्रीम वेदर के बाद अब एकदम मानसून सीजन शुरू हो गया। अब वही बात, क्लाइमेट चेंज भी हो रही है, रेन्स भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आ रही हैं, हेल, थंडरस्टॉर्म्स, हर चीज़ एक्सट्रीम पे ही जा रही है ऑलमोस्ट, इट सीम्स लाइक। सो द पॉइंट बीइंग कि ये सारी की सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपकी सेहत पे भी करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे भी करता है, आपके मूड पे करता है। ऐसा ही है। So it's everything. तो यानी इस मौसम में बाहर की कोई भी चीज़ जो है वो खाने से परहेज ही करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं पेट दर्द का मसला आ जाता है कि चाहे उसने कोई जूस पिया है या कुछ इवन खाया भी है, दही भले खा के आ गया लेकिन पेट खराब हो गया। और जो ज़्यादातर चीज़ें विच आर नॉट कुक्ड, सो लाइक दही भल्ला, क्योंकि उसमें दही इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, या ऐसी चीज़ें जो कुक होकर काफ़ी देर बाहर पड़ी रही हैं, चने बहुत बार देर तक बाहर पड़े, मक्खियाँ आती हैं उसके ऊपर। अच्छा, मुझे मैंने तो ऐसी कुछ चीज़ खाई भी नहीं थी 2-4 दिन पहले, मुझे फिर भी मसला हो गया। मैं कह रही थी ना आगे मुझे मौसम मसला कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, ये एक्सट्रीम वेदर की आपने जो बात की है, एक्सट्रीम इस वक्त जो हर चीज़ हो रही है, क्या हमारी बॉडीज साउथ एशिया की अगर हम बात करें, क्या क्लाइमेटाइज्ड नहीं है उन सब चीज़ों से जिसकी वजह से हम इसको नहीं सही तरह से सस्टेन कर पा रहे? लकीली वी आर, सो वी आर एक्चुअली वेरी रेजिलिएंट पीपल। हम वो वाली कौम हमने क्या क्या नहीं सहा हुआ, जो जिन्होंने छल्ली रेत में से निकाल के खाई है, जो कभी भी शायद खाते हैं, टू बी फेयर, बड़े शौक से खाते हैं। आई लव इट, मैं भी कहने वाली हूं। एग्जैक्टली, वो हमारा स्टेपल फूड है। लेकिन द पॉइंट इज व्हेन आई टेल माय गोरा फ्रेंड्स, दे आर लाइक शॉक टू द कोर कि ये कैसे खा लेते हैं चीजें। सो आवर स्टमक्स आर रेजिलिएंट, लेकिन हमारा दूसरी तरफ नेगेटिव ये है कि वी आर रेजिस्टेंट टू अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हमारी इम्यूनिटी में रोल जो है ज्यादा इस चीज में प्ले होता है कि जब खुदा ना करे आप बीमार हो जाते हैं, इन अनदर कंट्री फॉर एग्जांपल वी माइट बी एबल टू थिंक इज वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लेट्स वेट इट आउट। पाकिस्तान में आई हैव लर्न द हार्ड वे कि मैं पेशेंट्स को ये नहीं कह सकती कि आप 24 से 48 घंटे इंतजार करें, बिकॉज देयर इज अ गुड चांस कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगी। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स खतरा ज्यादा होता जी है। खतरा ज्यादा होता है, तो एंटीबायोटिक टाइमली स्टार्ट करनी होती है। ठीक है।
अब टाइफाइड फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, जिसकी सोर्स एक वाटर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, या पीपल हु हैव इट इज अ सोर्स ऑफ एन इन्फेक्शन। पाकिस्तान की गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इज कंप्लीटली डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो चुके हैं, तो इसलिए हम वैसे ही वखरे लोग हैं ना, वखरे लोग हैं। अच्छा, अभी जो आपने इसकी छल्ली की बात की, दूसरा मुझे याद आ गया गन्ने की रॉ। लोग वैसे कहते हैं कि गर्मियों के अंदर बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो जो मक्खियां वहाँ पर नजर आ रही होती हैं, सब कुछ ओपन होता है, एंड देन अगर आप कोई जूसेस की जो आपने बात की, वहाँ पर भी हमें इसी तरह से मक्खियां नजर आ रही होती हैं। एक तो पानी का मसला, एंड देन जब मक्खियां उसके अंदर जो है ना सोने पे सुहागा करती हैं, फिर वो क्या बन के आता है, वो हमारे साथ क्या करता है। एग्जैक्टली, एंड द थिंग इज कि यू हैव टू रिमेंबर कि कुछ एहतियाती तदाबीर है जो हर एक कर सकता है, और ये बड़ा जरूरी है कि हर एक की ट्रेनिंग हुई है। अगर हम घर से हर एक की ट्रेनिंग करेंगे तो जो कल को जाके रेस्टोरेंट पे खड़े के नौकरी करेंगे वो यही लोग होंगे जिनकी ट्रेनिंग हुई होगी। हैंड वॉशिंग, हमारे यहाँ हैंड वॉशिंग नहीं होती है। हैंड वॉशिंग इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। का सबसे पहले ख्याल रखें, आप अपने हाथ खुद धोएं, ग्लव्स पहने, जो कब खाने को हैंडल कर रहे हैं, खासतौर पे पब्लिक प्लेसेस में हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए ग्लव्स बहुत जरूरी हैं। और अगर चाहें तो आप ये मेंशन कर सकते हैं पोलाइटली, विदाउट फाइटिंग मे बी, बट जस्ट पोलाइटली से कि भी व्हाई इज दिस पर्सन नॉट वेयरिंग ग्लव्स, अगर वो सैलेड को या जूसेस को डील कर रहा है, क्योंकि वही फल को हाथ लगा रहा है, वो फल ग्राइंडर में जा रहा है उन जगहों से जो गंदी चीजें बेच रहे हैं हाइजीन के अगेंस्ट जाके। अच्छा, आपने एंटीबायोटिक की बात की या मेडिसिन, लोग खुद से अगर नज़ला जुकाम में है इस सीजन में खुद से एंटीबायोटिक ले सकते हैं या नहीं, बाकायदा आपने कंसल्ट करना है? क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को देखते हैं, देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ रियली गुड रिसोर्सेज ऑनलाइन। अगर आपको कोई कॉमन इन्फेक्शन होती है, कोल्ड, नज़ला जुकाम, खांसी, फ्लू, इवन गैस्ट्रो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आप अपने सिम्टम्स गूगल करें, और गूगल पे भी यूजफुल रिसोर्सेज। सो फॉर एग्जांपल एनएचएस इंग्लैंड में एग्जांपल देती हूँ, फ्री रिसोर्स है, एवरीबडी कैन एक्सेस इन पाकिस्तान। आप देखिए आपकी बीमारी में कोई ऐसी कोई खतरे की अलामत तो नहीं कि जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना है। खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब आप सेल्फ मेडिकेट करके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, फिजिशियन के पास, तो आप ज्यादा बिगाड़ के मसला खराब कर चुके होते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपने एहतियात बरतनी है। अच्छा, और कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं? एक तो पानी आपने बताया कि पानी जो है आपका साफ होना चाहिए, दूसरा कोशिश करें अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करें, और कौन कौन सी एहतियाती तदबीर हैं? 3-4 अगर आप बता दें। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टैग्नेंट वाटर। तो ये देखिए हम घर पे हर जगह पानी खड़ा हो रहा है। अच्छा, पानी खड़ा उसी एरिया में होगा जहाँ पे कचरा होगा, जहाँ पे गंद होगा, जहाँ पे सफाई नहीं होगी। जो एरिया साफ होगा वो बहुत आसान होगा आपको उसको साफ रखना। तो इसलिए सबसे पहले सफाई का ख्याल रखें, अपने घर की, अपने मोहल्ले की। सो डोंट थिंक बिग, डोंट बी लाइक कि मैं पूरा मुल्क साफ कर दूं। हो सकता है वो पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर आप कहें कि मैं और मेरे साथ के जो 4 के घर हैं, मैं इधर जो सफाई का ख्याल रखूं, तो दैट्स रियली पॉसिबल। बहुत पानी खड़ा होगा तो मच्छर आएगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ 6 सेंस जो है ना अपनी इस्तेमाल करनी है कि कौन कौन सी चीजें जो है ना वो ठीक है, कौन सी चीजें नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। रूबी हमारे साथ मौजूद थी, एंड एज ऑलवेज बड़ी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शो के अंदर लेकर आती है। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. जी, सेगमेंट है मनी मैटर्स, और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, जो कि ईंधन की कीमतों और माहौलियाती आलूदगी को देखते हुए मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की तरफ एक बहुत ही मुस्बत कदम है। ताहम इस बढ़ते हुए रुझान के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है वो ये है कि चार्जिंग स्टेशंस जो हैं उनकी तादाद ही मौजूद नहीं है, बहुत कम तादाद में मौजूद है। और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स के नुमाइंदों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको वुसअत दी जानी चाहिए। जी हाँ, मायरीन का ये भी कहना है कि मौजूदा स्टेशन उस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कतई तौर पर नाकाफी है, और अगर फौरी इक़दाम नहीं हुए तो ये पूरी इंडस्ट्री सुस्त रवि का शिकार हो सकती है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में कितना रोश, चार्जिंग स्टेशन की कमी किस हद तक मसला बन सकती है, और मईशत पर इसके असरात क्या हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए मारूफ माहिर मौशियात फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फरहान साहब? ठीक है आप। अच्छा, ये बताइए, हुकूमत ने जो तादाद में इजाफे का फैसला किया है, ये वक्त की कितनी ज़रूरत है कि चार्जिंग स्टेशन के क़याम जो तादाद है उनमें इजाफा किया जाए? पाकिस्तान में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के असरात हम देख रहे हैं और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से परेशानी भी होनी चाहिए, अगर नहीं है, लोग बातें तो बहुत करते हैं, तो होनी ज़रूर चाहिए। ये सारा का सारा वो पस मंज़र है। पाकिस्तान में पोल्यूशन को बहुत तेज़ी से कम करने की ज़रूरत है, और इसमें बातें जो हुई हैं मसलन ये कि 2030 तक हुकूमत ने कहा है कि जी मुल्क में 30% गाड़ियाँ ऐसी हैं होंगी जो कि EVs हों, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, जबकि इस वक्त 1% से भी कम है। रियलिस्टिक है हुकूमत जो नंबर दे रही है? रियलिस्टिक मुझे मुश्किल लगता है फ़िलहाल जो हालात हैं, क्योंकि एक तरफ ये चार्जिंग स्टेशन का मामला चलें,
उसे आप तय कर लें, आप जंगी बुनियादों पे काम एक्सपेंड भी कर लें। फिर जो ईवीज़ बाहर से आ रही हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ और उनकी कीमतें इस पर बहुत ज़्यादा हैं, उसका क्या करेंगे? आम आदमी की रसाई पे तो जो ज़्यादा एम्फेसिस मेरे ख्याल में होगा वो रिक्शों का होगा या मोटरसाइकिल्स का होगा, लेकिन उसमें भी लोग अपनी पुरानी बाइक्स को क्या करेंगे जो इस वक्त कहाँ पर डिस्पोज ऑफ करेंगे? चले फॉर अ मोमेंट हम ये कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना जंगी बुनियादों पर बना देती है, चार्जिंग स्टेशंस बना देती है गवर्नमेंट, क्या हमारे पास उतनी बिजली मौजूद है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बिजली में आपने देखा आज से 8-10 साल पहले कितनी लोड शेडिंग होती थी। और बल्कि एक तो साबिक वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कह दिया था जब वो पानी बिजली के वज़ीर थे कि मैं इस साल तक के आखिर तक अगर लोड शेडिंग ख़त्म ना कर सका तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। वो ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया ना लोड शेडिंग ख़त्म हुई, तो ये तो सिलसिला चल रहा है। और निज़ाम में लीकेजेस बहुत सी हैं। हमने डिस्कोज़ का जब सुना था प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत अरसा पहले, तब से लेके आज तक वो वादा ही वादा है, इंटेंशन है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये मसाइल तो बड़े गंभीर हैं। क्या चैलेंजेस हैं हुकूमत को? बेसिकली अभी जैसे आयशा ने बिजली के हवाले से बात की, तो ये चैलेंज है, इसके अलावा क्या बड़े चैलेंजेस जो हुकूमत की राह में रुकावट बन रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इस वक्त भी कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर है। कुछ 1-2 मॉडल्स ऐसे हैं जो कि छोटी गाड़ियों की कीमत की रेंज में आते हैं या दरमियाने रेंज में आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी हैं वो बहुत महंगी हैं। फिर बैंक फाइनेंसिंग जो आजकल अवेलेबल है, जिसका हम तस्करा सुनते हैं, वो मुल्क में बनी हुई गाड़ियों के लिए तो है, लेकिन इंपोर्टेड गाड़ियों को बैंक्स फाइनेंस नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हमें स्टेट बैंक्स की इंस्ट्रक्शंस हैं। और भी बड़े चैलेंजेस इसके साथ जुड़े हुए हैं इंपोर्टेड गाड़ियों से रिलेटेड। अच्छा, क्लाइमेट चेंज से आपने आगाज़ किया कि क्लाइमेट चेंज को बेस बनाकर कहा जा रहा है कि 2030 तक 20 से 30% गाड़ियाँ जो हैं वो EV होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन है? अगर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर और भी बड़े इश्यूज हैं जिनके ऊपर काम करके या जिनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके क्लाइमेट चेंज के खतरात जो हैं उनसे निपटा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, हालांकि वल्नरेबल बहुत ज़्यादा, लेकिन कंट्रीब्यूट बहुत कम करता है क्लाइमेट चेंज और इसके सारे क्राइसिस के अंदर। बदकिस्मती से हमारी तारीख ये रही है कि हमने माजी में भी भागने की कोशिश की है किसी भी शोबे में, इससे पहले कि हम ठीक तरह से चल भी सकें। क्लाइमेट चेंज, और मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ, उसे टैकल करने के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी ज़राअत है। आप देहाती इलाकों में चले जाएं और वहाँ आप जाके देखें, लोगों से पूछें कि दरख्त किस तेज़ी से वहाँ पे लोग काट रहे हैं क्योंकि उन्हें ईंधन की ज़रूरत है। ऐसे देहातों में मैं गया हूँ जहाँ पे गैस की मीटर में लेकिन गैस नहीं आती। वो सियासी बुनियाद पे किसी ने वादा किया, मीटर्स लगवा लिए, लेकिन गैस आज तक नहीं आई। तो इस किस्म के मसाइल तो आपको बिल्कुल एक बुनियादी सतह पे जाके हल करने हैं। जब तक आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये नई सोसाइटियाँ जो बनती हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं, रिहायशी सोसाइटियों की मैं बात कर रही हूँ, वो समटाइम्स ऐसा होता है ज़राई ज़मीनों के ऊपर भी बन रही होती है, वहाँ से भी दरख्त काट दिए जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इशू है। एंड उसी सेक्टर को फिर आप जो है रिलीफ भी दे रहे होते हैं। रियल स्टेट सेक्टर को कितना रिलीफ दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, बजाय इसके कि नई चीज़ें या नए सोल्यूशंस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। जो ऑलरेडी हमारे चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाना ज़रूरत है। ये बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन तखमीना ये है कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान में मजमूई तौर पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो हुई है उसकी कीमत या उसकी वैल्यू कम से कम $70 अरब की है, यानी उससे इक्विवेलेंट जो रिसर्च वगैरह बताती है। अब आपने ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन आपके गले पड़ा हुआ लियारी आजकल जी, जो बेचारे आप पहले बात भी कर रही थी सुबह के प्रोग्राम में, जो वहाँ पे बदकिस्मत बेगुनाह लोग मारे गए, उनकी ज़बू हाली का कौन जवाब देगा? और फिर उसके अलावा इस साल 20 साल हो जाएंगे पाकिस्तान के ज़लज़ले को 2005 में, इंतहाई खौफनाक। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक और भी चीज़ है, इन्फोर्समेंट नहीं हुई। आप मुल्क के म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ में कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे अगर किसी ने नक्शा पास करवाना है तो वो कहते हैं जी पैसे दिए बगैर नहीं होता। तो फिर आप क्वालिटी इन्फोर्स कहाँ करेंगे? इसीलिए ये सूरत हाल है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के स्ट्रक्चर्स कुछ पाकिस्तान में खड़े हुए मिलते हैं, लेकिन जो पिछले 10-10 साल में बने हुए वो मतलब
बिल्कुल सही। अच्छा चलें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की दोबारा से मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान में डिमांड इसकी कितनी है? क्योंकि सबसे पहले एक आम पाकिस्तानी ये देखता है कि उसकी बजट पे भारी तो नहीं है, उसकी जेब पे भारी तो नहीं है, इसकी डिमांड कितनी है और क्या लोगों को पता है कि ये ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकिली का एक अहम जरिया है या इस तरफ मुंतकिल होकर हम पोल्यूशन पर काबू पा सकते हैं? लोगों को पता है इस बारे में? देखिए, एक दफ़ा ट्रेंड कैच ऑन कर गया तो फिर वो रॉ चल पड़ती है। मेरे बचपन का वाक़या है 70 की दहाई में कि पाकिस्तान में ये CNG गाड़ियों में सिलेंडर्स लोगों ने पहली दफ़ा लगवाने शुरू किए थे और वो पेट्रोल और डीज़ल के मुकाबले में कोई 1/3 होता था, डीज़ल के मुकाबले में आधा और शायद पेट्रोल के मुकाबले में 1/3। तो लोग जौक दर जौक उस तरफ चल पड़े और फिर लेकिन बगैर प्लानिंग के जो आपने किया तो आखिर में गैस कम हो गई जी, और फिर उसकी भी लोड शेडिंग भी शुरू हो गई और वो महंगी भी हो गई और मिलना भी बंद हो गई। एंड देन उसके बारे में ये भी खबरें आई कि वो नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और वो उसके अलावा ये भी हुआ कि कुछ कई गैस स्टेशन ऐसे थे जिन पे लोगों ने भारी सरमायाकारी की और आखिर में वो गैस स्टेशन जो थे बंद पड़े हुए थे। 1-2 जगहों पे उन्होंने तोड़ ताड़ के वहाँ पे दुकानें बनाई, कुछ और काम हुए। तो बात यह है कि ये अगर आप एक सिमत में जा रहे हैं तो फिर आपको ईमानदारी से उसी सिमत में चलना चाहिए। और बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, एक है अफोर्डेबिलिटी की कि कोई 1 करोड़ रुपए प्लस अगर आप EV लोगों को ऑफर कर रहे हैं तो वो आम आदमी तो नहीं खरीद सकता। आपको 30 या 40 लाख रुपए की देनी चाहिए और उतनी भी रकम किसी के पास रेडी बेशतर लोगों के पास शायद ना हो, जो छोटी गाड़ी अफोर्ड करना जी बिल्कुल। तो फिर वो छोटी गाड़ी के लिए फिर आप इसमें उसे अफोर्डेबल बनाने के लिए बैंक फाइनेंसिंग को भी बीच में लेके आएँ ताकि लोग उसमें आएँ। और फिर इसके कुछ कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं कि मसलन छोटी गाड़ी है, एक मैं देख रहा था किसी का कि वो उसमें एक चार्ज में वो कोई 180 या 200 किलोमीटर तक जाती है। बट अगेन बात ये है ना कि अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करके एक EV ले भी आए फरहान साहब, तो उसको नहीं पता कि कल को उसको बिजली मिलेगी उसको चलाने के लिए ना मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है सबसे बेसिक चैलेंज जो है वो है भी है। अच्छा, इसमें अगर एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ और वो ये है कि सोलर पे अब आजकल जो हो रहा है, देखिए ना, ये कितनी अफसोसनाक बात है कि लोगों ने जिन्होंने सरमायाकारी की और उन्होंने अपने लाइसेंसेस ले लिए, अब आप उन्हें बता रहे हैं कि जी ये तो मुल्क के लिए घाटे का सौदा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। मैं अनम से ये कह रही थी कि जब हमारी बारी आई तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया उसके बिल्कुल। और ये एक मिसाल है एक ऐसे सेक्टर की कि जिस पे आपको अच्छा या बुरा जैसा भी और है, ये कोई पहली मिसाल भी नहीं है, कोई प्लानिंग मौजूद नहीं होती है और बस इसी तरह से हम तो और फिर चलते जा सोलर के साथ घरों पे लोग अपनी गाड़ियां अगर चार्ज कर सकें वो भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा कि ऊपर सोलर लगा हुआ है और बिजली के कनेक्शन में आपने गाड़ी लगा दी और वो कर लिया। लेकिन ऐसा होगा कब? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।